सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से संबंधित इतिहास के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि मुद्रण संस्कृति का विकास विश्व में कैसे होता है और फिर वो कहाँ से कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में फैलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक विकसित हुई, मतलब कहाँ विकसित हुई? इसका सीधा सा उत्तर है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई और चीन के बाद ही फिर ये विश्व के दूसरे भागों में जाती है। अगला प्रश्न है, किताबों का सुलेखन करने वाला क्या कहलाता था? किताबों का सुलेखन का मतलब है कि पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, हैंड रिटन बुक्स होती थी, उनको पांडुलिपि कहते थे। तो उन पांडुलिपियों का जो सुलेखन था या उनकी जो राइटिंग थी, उसे करने वाले को खुशनवीसी कहते थे, खुशनवीसी। अगला प्रश्न है कि एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश था? मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश था और लंबे अरसे तक यानी लंबे समय तक वही देश रहा? तो इसका उत्तर है चीनी राजतंत्र। चीन में पहले राजतंत्र होता था और उस राजतंत्र की समाप्ति चीनी क्रांति के बाद हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान में छपाई की तकनीक कौन लाया? इसका उत्तर है चीनी बौद्ध प्रचारक, यानी कि चीनी बौद्ध प्रचारक जापान गए और जापान जाकर के उन्होंने प्रिंटिंग या छपाई लोगों को सिखाई। तो चीन में ही छपाई या फिर प्रिंटिंग शुरू हुई थी, जिसे बौद्ध प्रचारक जो है जापान लेके गए। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो चीन से इटली कब लौटा? मार्को पोलो चीन से इटली 1295 में लौटा, 1295। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब उस छपाई से है जो लकड़ी की तख्तियों के माध्यम से की जाती थी। लकड़ी के गुटके के ऊपर कुछ अक्षर जो है उसमें खुदाई की जाती थी अक्षरों को, और उन अक्षरों को फिर स्याही में डुबो करके कागज़ के ऊपर या कपड़े के ऊपर छापा जाता था। तो इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे। इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ। गुटेनबर्ग ने अपना यंत्र कब तैयार किया? गुटेनबर्ग, जिसको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने का श्रेय जाता है, उन्होंने 1448 में एक यंत्र जो है तैयार किया, जो आगे जाकर के एक प्रिंटिंग प्रेस में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, स्टेट्समैन की स्थापना कब हुई? तो स्टेट्समैन की स्थापना 1877 में हुई, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने बाइबल की कितनी प्रतियां छापी थीं? गुटेनबर्ग ने जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, उस प्रिंटिंग प्रेस पर सबसे पहले उसने बाइबल को ही छापा था और उस बाइबल की प्रतियां जो थीं कुल 180 थीं, यानी 180 बाइबल की प्रतियां उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से छापी थी। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल छापी और बाइबल की भी 180 कॉपी छापी उसने। 10वां प्रश्न है, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है क्या कहलाता है? लोकगीत का आख्यान जो है गाथा गीत के नाम से जाना जाता है। गाथा गीत, हम किसी के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने वीरों के बारे में जब कोई गीत गाते हैं तो उसे हम गाथा गीत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का बजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब आरंभ हुआ? बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का
संपादन 1780 में हुआ। बंगाल गजट भारत का जो है पहला अखबार था और इसका प्रकाशन 1780 में हुआ। देवबंद सेमिनरी की स्थापना कब हुई? देवबंद सेमिनरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये देवबंद सहारनपुर के साथ लगता हुआ एरिया है और वहाँ पर एक देवबंद नामक एक विश्वविद्यालय भी है जो कि मुस्लिम या इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक जो बुद्धिजीवी हैं, उनका एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि संस्थान है। तो इस देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी कब प्रकाशित हुई? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसने भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद किया, भारत में सामाजिक न्याय की यात्रा को शुरू किया और जो दबे कुचले लोग थे, वंचित शोषित जो लोग थे, उनके अधिकारों की और उनके विकास की एक तरह से राह उन्होंने दिखाई। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को उन्होंने लिखा 1871 में। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1820 के दशक में भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। 1820 के दशक में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था और फिर कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ बाद में। पहले कलकत्ता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई। अगला क्वेश्चन है किसान मैनोकियो कहाँ का रहने वाला था? तो किसान मैनिकियो इटली का रहने वाला था। मैनोकियो जो है इटली का रहने वाला था। इंग्लैंड में चैप बुक्स या एक्पेशिया किताबें बेचने वाले को क्या कहते थे? चैप बुक जो पॉकेट बुक होती है, जो एक छोटा सा गुटका होता है जो पॉकेट में हम रख सकते हैं, उसे चैपमैन, ठीक है ना, चैपमैन कहते थे जो चैप बुक्स को बेचते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले गोवा में हुई। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि चीन में मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था? उत्तर चीनी राजतंत्र। दूसरा, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी छपी किताब डायमंड सूत्र है। देखिए, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल को छापा, तो जापान में सबसे पहले डायमंड सूत्र को छापा गया था जो उनकी धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छापी गई? डायमंड सूत्र 868 में छापी गई, 868। शिलिंग श्रृंखला का संबंध किस देश से था? शिलिंग श्रृंखला इंग्लैंड से संबंधित। 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। 1780 से जो बंगाल गजट नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। अगला है कि गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के कितने अक्षरों के लिए धातु टाइप बनाए? गुटेनबर्ग ने 26 अक्षर। अब देखो, इंग्लिश में भी 26 अक्षर ही हैं और उन 26 अक्षरों का उन्होंने धातु टाइप बनाए। उन्होंने एक तरह से जो है धातु के अक्षर टाइप किए, बनाए। सातवां, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये शब्द हैं मार्टिन लूथर जो कि यूरोप का एक बड़ा धर्म सुधारवादी नेता था, मार्टिन लूथर। अगला है गीत गोविंद रचना किसने की? गीत गोविंद रचना जयदेव ने की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में 1878 में पास हुआ और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत में देसी भाषा में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं को बैन कर दिया गया था, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग। वो जो पहले प्रश्न आया है गुटेनबर्ग से संबंधित, तो गुटेनबर्ग ही छापे खाने या फिर ब्रिटिश प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक माने जाते हैं। चीन में स्थायी लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छप जाने लगीं। कब? 594 में। अगला क्वेश्चन है
चीनी बौद्ध प्रचारक कब छपाई की तकनीक लेकर जापान पहुँचे? इसका उत्तर है 768 से 770 ईस्वी के मध्य। 13वां प्रश्न है, टोक्यो नगर को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो टोक्यो को पहले एदो के नाम से जानते थे, एदो। 14वां क्वेश्चन है कि फारसी अखबार जामे जहां नामा और शमसुल अखबार कब प्रकाशित हुए? तो ये 1882 में प्रकाशित हुए। 15वां है, फ्रांस में कब बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया? उत्तर है 1857 में। फ्रांस में बाल पुस्तकें छापी गई 1857 में। पांडुलिपियाँ किस पर बनाई जाती थीं? उत्तर है पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। तो पांडुलिपियाँ क्या थीं? जो पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, ठीक है, वो पत्तों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर, जो कि ताड़ के पत्ते होते थे, और हाथ से बने कागज़। रस सुंदरी देवी की लिखी आत्मकथा आमार जीवन कब प्रकाशित हुई? 1876 में। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब और किसने किया? इसका उत्तर है संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय ने किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब और किसने किया? उत्तर है 1821 में राजा राम मोहन राय ने। तो इस तरह से इस वीडियो नोट को यहीं ख़त्म करते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।